नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कच्चा चिट्ठा में। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। व्लादिमीर पुतिन की हजारों मिसाइलों ने यूक्रेन को हजारों घाव दिए हैं, लेकिन पहली बार यूक्रेन ने दर्द का बहुत गहरा एहसास किया है। आखिर ये कौन सा और कैसा जोरदार हमला है जिसकी चर्चा वॉशिंगटन से लेकर कीव तक हो रही है, यानी चारों तरफ चर्चा ही चर्चा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। -4 डिग्री सेल्सियस कड़कती हुई ठंड में आसमान चीरकर मिसाइलें गिर रही हैं। ठंड से जमा खून बम धमाकों गर्मी में सड़कों पर बह रहा है। खेरसोन से लेकर डोनेस्क और बखमुत से लेकर लुहांस्क तक जिंदगी और मौत की जंग छिड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की अपनी जमीन के एक एक इंच टुकड़े के लिए अपने दिमाग का पूरा जोर लगा दे रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के हुक्मरान तक इस खूंखार जंग में पैसा झोंक झोंक कर तंग आ रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये जंग कब रुकेगी, किसी को नहीं मालूम कि ये खून खराबा कब थमेगा, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक पुतिन कर देंगे बातचीत की सबसे बड़ी अपील। किसी को भनक भी नहीं लगी थी कि बाकायदा एक रिपोर्टर से बात करके पुतिन शांति वार्ता की पहल करेंगे। ये है पुतिन का असली गेम, जिसे देखकर बाइडेन से लेकर ज़ेलेंस्की तक चकरा गए हैं। पुतिन के शांति संदेश के पीछे छुपे युद्ध संदेश को हम डिकोड करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आसमान से गिरते ड्रोन के टुकड़ों ने रूस के 3 सैनिकों की जान ले ली। इंसानी दुनिया के इतिहास की इस पहली घटना का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलेंगे खेरसोन की जंगी मैदान में, जहां इस वक्त सदी की सबसे खूनी जंग लड़ी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने आरोप ये लगाया है कि खेरसोन के अंदर पुतिन की आर्मी ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई है और 58 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सरकार पुतिन पर आरोप लगा रही है, लेकिन खेरसोन में पुतिन के द्वारा नियुक्त किए गए रूसी गवर्नर व्लादिमीर सल्डो ने कहा है कि कीव ने सैनिकों को शहर में गोलीबारी करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि रूस के सशस्त्र बलों को दोष देने के लिए ऐसा किया गया था। ये यूक्रेन की तरफ से एक उकसावे की कार्रवाई थी। दरअसल खेरसोन नीप्रो नदी के 2 इलाकों में बटा हुआ है। यूक्रेन की तरफ वाला इलाका इस वक्त ज़ेलेंस्की के कब्जे में है और क्राइमिया की तरफ वाला इलाका इस वक्त पुतिन के कब्जे में है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो खेरसोन यूक्रेन का पहला शहर था जो रूस के कब्जे में चला गया, लेकिन 3 नवंबर 2022 को रूस की सेना ने खेरसोन के यूक्रेन की तरफ वाला इलाका छोड़ने का ऐलान कर दिया और खेरसोन के प्रशासनिक भवन से अपना रूसी झंडा हटा लिया और सभी सैनिकों को भी शहर छोड़ने और नदी पार करने की सलाह दी। जंग शुरू होने के करीब 8 महीने बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने खेरसोन के बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया, लेकिन खेरसोन का बड़ा इलाका छोड़ने के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमले लगातार जारी रखे हुए हैं।
खेरसॉन पर कब्जा रूस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि खेरसॉन से ही मिकोलिव पर हमला करने का रास्ता खुलता है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण नीप्रो नदी पर रूस का कब्जा जरूरी है। क्राइमिया से कादिरव के लड़ाकों ने और रूस की सेना ने शुरुआत में ही खेरसॉन पर अधिकार कर लिया था। युद्ध के एक हफ्ते के अंदर ही खेरसॉन पर पुतिन के फौलादी पंजे की पकड़ बन गई। खेरसॉन पर कब्जा इतना महत्वपूर्ण था कि पुतिन ने अपने 50 से ज्यादा जनरल खेरसॉन में ही लगा रखे थे। पुतिन के कई बड़े जनरल खेरसॉन की लड़ाई में मारे जा चुके हैं और अब जंग के 300 दिन बीत जाने के बाद अचानक पुतिन ने यूक्रेन के पास शांति प्रस्ताव भेजा है, जिसने जेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अगर इस वक्त शांति समझौता हुआ तो यूक्रेन को अपनी बेशकीमती जमीन गंवानी पड़ सकती है। Считаю, что мы действуем в правильном направлении. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело, не мы же отказываемся от переговоров. दरअसल अगर पुतिन के द्वारा की गई शांति की अपील मानी जाती है तो भी फायदा रूस को ही है, क्योंकि यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेरसॉन के एक हिस्से पर अब भी रूस का कब्जा बरकरार है। और अगर ये कब्जा बरकरार रहते हुए युद्ध विराम हो गया तो रूस के कब्जे को वैधता मिल जाएगी। दरअसल पुतिन अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। जनरल गेरासिमोव ने दुनिया को जबरदस्त मिलिट्री सिद्धांत दिया है, जिसे युद्ध का गेरासिमोव सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध के अलावा भी दुश्मन को राजनीतिक और आर्थिक युद्ध में घेरना बहुत जरूरी होता है। गेरासिमोव के मुताबिक युद्ध के साथ साथ हमेशा दुश्मन के साथ शांति वार्ता भी चलाकर रखनी चाहिए, ताकि दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखा जा सके। जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध के अलावा दुश्मन की आर्थिक नाकेबंदी भी करना बेहद जरूरी है। दुश्मन देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष को धार देने की रणनीति भी गेरासिमोव सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का यह दावा है कि इस वक्त यूक्रेन पर रूस ने जिस तरह का युद्ध थोपा है वो पूरी तरह से गेरासिमोव सिद्धांत से मेल भी खाता है। अगर आप नोट करें तो क्रिसमस के मौके पर ही पुतिन ने जेलेंस्की को शांति का प्रस्ताव दिया है और क्रिसमस के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा इलाकों पर हमले भी करवाए हैं। लेकिन जेलेंस्की को भी बदला लेना आता है और दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना आता है। जेलेंस्की की आर्मी ने रूस की जमीन पर 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर ड्रोन हमला किया है। यह हमला रूस के सरातोव प्रांत में किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि सेरातोव क्षेत्र में ड्रोन का मलबा गिरने से रूस के 3 सैनिक मारे गए हैं। रूस के इंगल्स एयर बेस पर रात में 2 विस्फोट हुए थे और यहीं एयर बेस पर ही ड्रोन का हमला हुआ था। रूस की सेनाओं ने ड्रोन पर निशाना लगाकर उसे नीचे गिरा दिया था, लेकिन बेहद हैरान कर देने वाला वाकया तब हुआ जब तबाह होकर नीचे गिर रहे ड्रोन के टुकड़ों की चपेट में नीचे खड़े हुए रूस के 3 सैनिक आ गए। वो गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये जेलेंस्की का बेहद खौफनाक और खतरनाक बदला है। इन घटनाओं की वजह से रूस ने एक बड़े इंसानी आबादी वाले इलाके में अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया है। रूस ने बताया है कि उसके सैनिक यूक्रेन के द्वारा मिसाइल और हवाई हमलों से बचाव के लिए नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर 24 घंटे अलर्ट रहकर काम कर रहे हैं।
रूस अपने S-305 सिस्टम के तहत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को चाक चौबंद कर रहा है। उधर जेलेंस्की ने भी अपने जवानों को सावधान किया है और रूस को चेतावनी दी है। Українці, залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. उधर रूस ने भले ही यूक्रेन के कई प्रांतों को खाली कर दिया है, लेकिन खाली करने से पहले रूस की आर्मी ने यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में बारूद बिछा दिया है। जेलेंस्की की आर्मी ने करीब 463 किलोमीटर की बारूदी सुरंग हटा दी है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी यूक्रेन के 6वें हिस्से में अब सिर्फ बारूद ही बारूद है। इस बारूद की सफाई में ही यूक्रेन की काफी ताकत खर्च हो रही है। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं, बिजली घरों की मरम्मत करने के लिए बिजली घरों तक पहुंचने से पहले बारूदी सुरंगों को साफ करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में फैली बारूद की चटाई को हटाना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं है। रूस के स्पेशल ऑपरेशन के हेड सरगई सुरोविकिन ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को वापस बुलाया है, लेकिन वापसी के बाद भी यूक्रेन के लोगों के लिए ये सर्दियां काल बनकर टूट रही हैं। ठंड से बचने के लिए ही पुतिन की आर्मी ने बेहद चालाकी से खुद को समेट लिया है। दुनिया की एक बेहद शक्तिशाली फौज भी अपने सैनिकों को ठंड से नहीं मरवा सकती है। इस भयानक ठंड में भी जब यूक्रेन जम गया है, लगातार चल रहे हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की जंग जीतने की बेहद जल्दी है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने क्रिसमस के दिन भी यूक्रेन में खून बहाने से परहेज नहीं किया। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पुतिन कीव पर कब्जे के लिए 2023 का इंतजार क्यों नहीं करना चाहते। पुतिन को 2023 से आखिर डर क्यों लग रहा है और पुतिन के लिए क्यों शापित माना जा रहा है साल 2023, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए ये देखिए आप भी। साल 2022 खत्म होने को आया, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन का यलगार जारी है। यूक्रेन और रूस के लिए साल 2022 वो साल है जो दोनों देश सदियों तक नहीं भूलेंगे। साल 2022 में रूस और यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया तो बदले में बहुत कुछ पाया भी। यूक्रेन ने अपने देश की शांति खोई, खुशहाली खोई, अपने लोग खोए, लेकिन बदले में पाया दुनिया की सुपर पावर कंट्री अमेरिका का साथ, नेटो की हमदर्दी और बेशुमार विदेशी हथियारों की ताकत। अपने हौसले और हिम्मत से यूक्रेन ने दुनिया को बता दिया कि दम और दिलेरी हो तो रूस जैसे ताकतवर मुल्क का गुरूर भी चूर चूर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमलों में अब तक 6,800 से ज्यादा आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 10,769 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2022 में रूस पर एक हमलावर देश का दाग लगा। पुतिन पर बेगुनाहों के कत्ल का इल्जाम लगा। रूस ने यूक्रेन फतह करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया
और उसी तरह बहाया अपने हजारों सैनिकों का खून, जिनकी कुर्बानी की कीमत पर रूस ने हथियाई यूक्रेन के 4 राज्यों की जमीन। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन ने अब तक 1,02,050 सैनिक खोए, 6,010 बख्तरबंद वाहन खोए, 3,003 टैंक गंवाए, 550 एयरक्राफ्ट से हाथ धोया और 16 वॉरशिप की जल समाधि बर्दाश्त की। जबकि यूक्रेन मिलिट्री रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 24 से 25 दिसंबर तक 24 घंटों में रूस के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। जंग में इतना कुछ खोने की कीमत पर अगर पुतिन कीव तक पहुंचने में नाकाम रहे तो अगले साल पुतिन अपनी सबसे कीमती चीज खो सकते हैं। अमेरिका में रूसी मामलों की एक्सपर्ट ओल्गा लॉटमैन को यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगर 2023 में पुतिन की सत्ता का तख्ता पलट हो जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर 2023 में पुतिन की सरकार गिर जाती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पुतिन शासन का तख्ता पलट आम जनता के आंदोलन से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे उनके उत्तराधिकारियों की साजिश की वजह से हो सकता है। ओल्गा लॉटमैन की आशंका से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हाल ही में पुतिन ने एक इंटरव्यू में दावे के साथ कहा था कि पश्चिमी देश रूस के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, यानी कि पुतिन को भी इस बात की भनक है कि पश्चिमी देश उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश में जुटे हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी देशों की साजिश नाकाम करने के लिए पुतिन ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों को काम पर लगा दिया होगा। पुतिन को अच्छी तरह समझने वाली ओल्गा मानती हैं कि कभी हार न मानने वाले पुतिन पश्चिमी देशों पर पलटवार की कोशिश जरूर करेंगे। वो पश्चिम के साथ युद्ध भले न करे, लेकिन वो पश्चिमी देशों के बीच आपसी फूट के बीज बो सकते हैं। ओल्गा के मुताबिक पुतिन अमेरिका और यूरोप के संबंधों में दरार डाल सकते हैं। वो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच नया टकराव पैदा कर सकते हैं। यूक्रेन की जंग को लेकर ओल्गा का साफ कहना है कि जब तक पुतिन पावर में है तब तक यूक्रेन में शांति की संभावना दूर दूर तक नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से रशियन पूंजीपतियों का पलायन जारी है। 21 सितंबर को रूस में मोबिलाइजेशन डिक्लेयर होने के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा रूसी पूंजीपतियों ने दूसरे देशों में जाकर बसेरा कर लिया है। अमेरिकी एक्सपर्ट ओल्गा का कहना है कि रूस में पुतिन के खिलाफ जाने का दमखम न आम जनता के पास है न पूंजीपतियों के पास, क्योंकि पुतिन के जासूस उनके खिलाफ हो रही आंतरिक साजिशों को सूंघने में माहिर हैं। ऐसे में रूस की सत्ता से जुड़े लोगों के अलावा पुतिन सरकार के तख्ता पलट के बारे में कोई दूसरा सोच नहीं सकता। यूक्रेन में छिड़ी जंग को जीतना अब पुतिन के लिए सबसे बड़ा मकसद बन चुका है, जिसे पूरा करने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर 25 दिसंबर के दिन भी बम बरसाने से गुरेज नहीं किया, जिस दिन ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन पुतिन की फौज ने क्रेमलिन से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम, रॉकेट और मिसाइलें बरसाई। यूक्रेनी फौज के मुताबिक 25 दिसंबर को यूक्रेन भर में 65 बस्तियों पर रूस ने हमले किए, जिनमें खार्किव की बस्तियों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। 24 दिसंबर को रूस ने खेरसोन में जबरदस्त हमला बोला था। यहां सिटी सेंटर पर किए मिसाइल हमले में 16 लोगों की मौत हो गई और 64 लोग घायल हुए थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले के बाद एक ब्लड डोनेशन सेंटर की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, रूसी आतंकवादी हमले में घायल हुए अपने साथियों की मदद के लिए शहर के लोग यहां जमा हुए हैं। यूक्रेन को रूस के ऐसे ही हमलों से बचाने के लिए अमेरिका
पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने जा रहा है। $30 लाख पर यूनिट की कीमत वाला ये जंगी हथियार रूस के मिसाइल हमलों को नाकाम करने की ताकत रखता है। इसलिए बाइडेन के ऐलान के तुरंत बाद तिलमिलाए पुतिन ने कहा था कि वो अमेरिका का आउटडेटेड पैट्रियट सिस्टम 100% बर्बाद कर देंगे। यूक्रेन को इसी हफ्ते पैट्रियट की सप्लाई शुरू हो जाएगी। साल 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर हुए रूसी हमले के बाद यूक्रेन जो काम नहीं कर पाया था वो अब पूरा कर लिया है। रूस और यूक्रेन वासी आमतौर पर 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन इस साल यूक्रेन ने सदियों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ दिया है। कुछ ऑर्थोडॉक्स यूक्रेन वासियों ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया, क्योंकि दुनिया भर में 25 दिसंबर को ही ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाता है। यूक्रेन की इस पहल को दुनिया जंग से जोड़कर देख रही है। अब यूक्रेन के लोग ऐसी कोई परंपरा नहीं निभाना चाहते जो उनका दुश्मन देश रूस निभाता है। यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्सी पर मजबूत पकड़ रखने वाले रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च और कुछ दूसरे पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च अभी भी प्राचीन जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इस कैलेंडर में क्रिसमस ग्रेगोरियन कैलेंडर के 13 दिन बाद या 7 जनवरी को आता है। बोबरित्सिया में पिछले हफ्ते किए गए एक सर्वे में 204 लोगों में से 200 ने क्रिसमस मनाने के लिए नई तारीख के रूप में 25 दिसंबर का दिन चुना, जिसके बाद यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स चर्च का नेतृत्व इस बात से सहमत हुआ कि लोगों को 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की अनुमति दी जाए। Тому що ми проводили збори громади, де було питання поставлено напряму, чи підтримує громада святкування 25-го, як альтернативну можливість, додаткову. І більшість людей проголосували, підтримали цю ідею, тому ми відзначаємо Різдво саме тому, що це є прагнення більшості наших громадян, жителів цього села. यूक्रेनी नागरिकों को रूसी मानने वाले पुतिन की सोच को ये बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि सभी यूक्रेनियन वास्तव में रूसी हैं, इसलिए वो यूक्रेन पर हमला कर रूसी लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने जंग छेड़ने के सवाल पर कहा था, मैं सही दिशा में हमारे राष्ट्रीय हितों, हमारे नागरिकों के हितों और हमारे लोगों के हितों की रक्षा कर रहा हूं। पुतिन को मिले कुदरत के झटके के मुकाबले यूक्रेन के नागरिकों का ये झटका तो कुछ भी नहीं है। रूस में माचो मैन की इमेज वाले पुतिन का शरीर भीतर से खोखला और कमजोर होता जा रहा है। उन्हें कैंसर की वो जानलेवा बीमारी है जो उनकी सांसों को लगातार कम कर रही है। एक रूसी राजनीतिक विश्लेषक ने दावा किया है कि कैंसर से पीड़ित व्लादिमीर पुतिन को विदेशी डॉक्टरों ने दवाइयों के दम पर जिंदा रखा है, लेकिन पुतिन के लिए वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। दुनिया भर में अफवाहें हैं कि 70 साल के पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन उनकी सेहत हाईटेक ट्रीटमेंट के दम पर संभाली जा रही है। ये दावा करने वाले वालेरी सोलोवी मॉस्को के जाने माने इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के एक पूर्व प्रोफेसर हैं। ये इंस्टीट्यूट जासूसों और राजनयिकों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल है, इसलिए सोलोवी को लंबे वक्त से पुतिन की सेहत के बारे में जानकारी है। सोलोवी के मुताबिक पुतिन को शुरू में पेट के कैंसर का सामना करना पड़ा था, जो अब फैल चुका है और अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पुतिन जो दवाएं ले रहे हैं, पार्किंसंस के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं। सोलोवी कहते हैं, दवाओं के साइड इफेक्ट से पुतिन के हाथ की त्वचा बैंगनी रंग की होने लगी है और उनके चेहरे पर भी हल्की सूजन आ गई है। इन्हीं दावों से रूस में ये चर्चा तेज है कि अब पुतिन कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन को जिस बीमारी का दावा किया जा रहा है, उस बीमारी के साथ वो ज्यादा दिनों तक एक्टिव लाइफ नहीं जी सकते। उन्हें बहुत जल्द आराम की जरूरत पड़ेगी। बीमारी का असर उनके शरीर पर भी दिखने लगेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि खराब सेहत की वजह से पुतिन की पकड़ सत्ता पर जैसे ही कमजोर होगी, वैसे ही उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी सही मौका देखकर तख्ता पलट कर देंगे।
चौबीस फरवरी 2022 यानी वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की थी। साल 2022 खत्म होने को आया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच व्लादिमीर पुतिन के नए वॉर प्लान के डिकोड होने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए साल यानी साल 2023 में भी यूक्रेन की तस्वीर बदलने वाली नहीं, बल्कि नए साल में पुतिन जंग को और भी तेज कर देंगे। आप ये रिपोर्ट जरूर देखेंगे और देखेंगे तो आप समझेंगे कि आखिर यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन का ये पूरा नया प्लान क्या कुछ कहता है। दो 2023 में यूक्रेन में बरसेगी कयामत। रूस ने तैनात किए नए लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम। बेलारूस से दागी जाएंगी इस्कंदर मिसाइलें। दो 2023 में पुतिन की नई युद्ध नीति। यूक्रेन जंग को जारी हुए 10 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब जिस तरह यूक्रेन जंग को लेकर रूस का नया एक्शन प्लान धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है, वैसे ही दुनिया और दहशत में जा रही है। 2023 में यूक्रेन पर कयामत बरसेगी। 2023 में यूक्रेन पर कहर टूटेगा। 2023 में यूक्रेन में तबाही की नई इबारत लिखी जाएगी। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति ने कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि यूक्रेन जंग जायज है और रूस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लिहाजा उनके इस छोटे से बयान में एक बहुत बड़ा ऐलान छिपा है। आखिर वो ऐलान क्या है, आप खुद ही सुन लीजिए। В правильном направлении мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз, и другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस यूक्रेन पर हमले करना बंद नहीं करेगा। इंटरनेशनल मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन के एक फरमान के बाद रूस की सेना दिन रात अपने नए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को वॉर फ्रंट की नई पोजीशन पर तैनात करने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस अब वॉर फ्रंट की अलग अलग लोकेशन पर अपने लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में मार करने वाले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहा है। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन के हवाई हमलों से बचने के लिए जंग में अपना S-300 सिस्टम तैनात कर रहा है, लेकिन यूक्रेन रूस पर यह आरोप लगा चुका है कि रूस की सेना उसके कई शहरों पर S-300 एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों से हमले कर चुका है। रूस के S-300 की गिनती दुनिया के आधुनिक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है और इसे लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने के लिए बनाया गया है।
इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 3 बेस वर्जन हैं। इनमें S-300V, S-300P और S-300F शामिल हैं। आइए अब आपको S-300 की खासियत के बारे में भी बताते हैं। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ढेर कर सकता है। इतना ही नहीं, हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को यह पलक झपकते तबाह करने की ताकत रखता है। इसका रेडार सिस्टम इतना आधुनिक है कि वो एक समय में कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, इसके जरिए दुश्मन पर एक साथ कई मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। S-300 BM सिस्टम S-300 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें 6 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। इसकी रेंज 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। ये 24 एयरक्राफ्ट या 16 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को रोकने में सक्षम है। इसकी मिसाइल 7 से 9 मैक की रफ्तार से उड़ सकती है। S-300 BM में पहले के मुकाबले नया और बेहतर सर्विलांस रेडार भी लगा है। राष्ट्रपति पुतिन को अपने S-300 वेपन सिस्टम पर इतना नाज है कि वो खुलेआम S-300 और अमेरिका के पेट्रियट वेपन सिस्टम की तुलना करते हुए ये बयान तक दे चुके हैं कि पेट्रियट पुराना हो चुका है और वो S-300 की तरह काम नहीं कर सकता है। Я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник, вторник. Ну, а что касается Патриотов, это достаточно старая система. И она не работает, так скажем, как наша С-300. Но, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए एक और बुरी खबर भी सामने आई है और वो खबर उनके पड़ोसी मुल्क बेलारूस से बाहर आई है। बेलारूस का कहना है कि रूस ने उसे जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और इस्कंदर मिसाइलें दी थी, उन्हें ऑपरेट करने के लिए बेलारूस की सेना तैयार है और S-400 और इस्कंदर मिसाइलों को कॉम्बैट ड्यूटी के तहत तैनात भी कर दिया गया है। बेलारूस के इस बयान का भी सीधा सा मतलब है कि अब बेलारूस भी यूक्रेन जंग में कूद सकता है। आपको ये बता दें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है।